नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर पॉलिटिकल साइंस के। जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज के लेक्चर में हम कई छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लब करके पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हम पॉलिटी का जो हमारा सीरीज चल रही है, जो हमारी जीके सीरीज चल रही है, उसमें जो पॉलिटी सब्जेक्ट है वो अपने अंतिम स्टेजेस में, अपने लास्ट में है। तो कुछ दो चार लेक्चर्स और होंगे जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को इंक्लूड करके, क्लब करके हम इकट्ठा पढ़ेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स है हमारे, वो इलेक्शंस डिलिमिटेशन, यानी इलेक्शन का जो प्रोसेस है हमारे देश में, उससे रिलेटेड है कि इलेक्शंस के प्रोसेस कैसे होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्शंस के बारे में ही है कि हमारे देश में जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, कितनी प्रकार के इलेक्शंस होते हैं और कैसे कैसे कंडक्ट होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो संविधान है हमारा, उसके अंदर जो पार्ट 15 है, 15 पार्ट जो है, जिसमें आर्टिकल 324 से 329 इंक्लूड होते हैं, 324 टू 329, वो जो आर्टिकल्स है वो हमारे को इलेक्शन के बारे में बताते हैं। सबसे पहली चीज वो ये कहते हैं कि हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके। फ्री और फेयर इलेक्शंस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। पार्लियामेंट को, ये जो पार्ट है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि इलेक्शंस के बारे में अगर वो कोई चेंजेस करना चाहे, किसी कानून में चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 भी इन्हीं प्रोविजंस के साथ, इलेक्शंस के साथ डील करता है। और वो ये कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्टोरल रोल्स बनाए, यानी कि हर वोटर का नाम जो है वो दर्ज करे, वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवाए। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अभी आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के अंदर, तो आपको वो तब डिटेल में समझ आ जाएगा। और वो कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में भी डील करता है कि इलेक्शंस के दौरान क्या कंडक्ट होना चाहिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बिहेव करेंगी, लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स कैसे काम करेंगे। सारी चीजें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51 के अंदर दे रखी है। अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया की बात करें कि भारत में कितने तरह के इलेक्शंस हैं, तो सबसे पहले इलेक्शंस होते हैं जनरल इलेक्शंस, जो हर 5 साल के बाद लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कंडक्ट किए जाते हैं। हर 5 साल में जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जनरल इलेक्शंस। दूसरे होते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म इलेक्शंस कौन से होते हैं? जब सरकार 5 साल से पहले ही गिर जाती है, किसी सरकार, जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार आती है, वो 5 साल तक चलनी चाहिए, लेकिन कई बार वो सरकार पहले ही गिर जाती है, तो ऐसे में आपको उस स्टेट के अंदर या पूरे देश के अंदर दोबारा चुनाव करवाने पड़ते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। तीसरा आता है बाई इलेक्शंस। अगर किसी जगह पर कोई सांसद, एमपी की या किसी एमएलए की डेथ हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर सीट के लिए हमारे को अलग से चुनाव करवाने पड़ते हैं, विच इज नोन एज बाई इलेक्शंस। उसके अलावा प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाता है हमारे देश में इलेक्शन कमीशन जो है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 66 के तहत। राज्यसभा के इलेक्शंस भी कंडक्ट होते हैं हमारे देश में। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी हुई उनके जो मेंबर्स हैं वो उन लोगों को इनडायरेक्टली चूज करते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से उनको इलेक्ट किया जाता है। लोकल बॉडी के इलेक्शंस, जैसे कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस जो हैं वो भी हमारे देश में कंडक्ट किए जाते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर इतने तरह के इलेक्शंस भारत में कंडक्ट किए जाते हैं। जब से हमारे देश में डेमोक्रेसी आई है 1950 से, जब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि इलेक्शंस के अंदर हमारे को कुछ समस्याएं आई। शुरुआत के अंदर इलेक्शंस में बहुत ज्यादा करप्शन था, माल फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम हुआ करता था। समय समय पर बहुत तगड़े इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे यहाँ पर आए, कभी सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर किया, कभी गवर्नमेंट ने कोई अच्छी पॉलिसी ली। तो समय समय पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं
वो आते चले गए। कौन कौन से मेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारे देश में कंडक्ट किए गए? सबसे पहला है वीवीपैट, इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका क्या मतलब है? हमारे देश में ईवीएम एस्टैब्लिश किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें आप बटन दबाते हो तो वोट हो जाता है। ऐसे में कई बार कई लोगों को यह लगता है कि ईवीएम में हो सकता है कि सरकार कोई गड़बड़ी करवा दे, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट कई जगह पर कहा था कि इसको वेरिफिकेशन के लिए भी रखा जा सकता है। कैसे? जब भी आप किसी कैंडिडेट को वोट करेंगे तो वीवीपैट की एक स्लिप निकलेगी जिसके अंदर उस कैंडिडेट का नाम होगा जिसको आपने वोट करा है। ये स्लिप आप घर नहीं लेकर आ सकते, इसको आपने वहीं छोड़ना है। वही साथ में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर आप वीवीपैट को डाल दो। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो किसी भी एरिया के वीवीपैट्स को उसके ईवीएम के रिजल्ट्स के साथ मैच करके देख सकती है कि क्या रिजल्ट मैच करते हैं, जिससे कि हमें यह पता लग सकता है कि ईवीएम जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो वीवीपैट का जो सिस्टम है वो हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर। अगर इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर किसी प्रकार की लिमिट ना हो तो कोई गरीब आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी इतना ज्यादा खर्चा करेगा कि गरीब आदमी उसके सामने मार्केटिंग में टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ के द्वारा इसको निर्धारित कर दिया है कि हमारे देश में इलेक्शंस के हिसाब से, म्युनिसिपैलिटी पंचायत के इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस या लोकसभा के इलेक्शंस, कौन से इलेक्शंस है उसके बेसिस पर एक अमाउंट को निर्धारित कर दिया गया है। उससे ज्यादा खर्चा आप मार्केटिंग में इलेक्शंस के दौरान नहीं कर सकते। तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा, नन ऑफ द अबव इन ईवीएम्स। ईवीएम के अंदर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दी जाती है नन ऑफ द अबव। अगर आपको ऊपर वाला कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव को भी दबा सकते हो। नेक्स्ट है बैन ऑन एग्जिट पोल ड्यूरिंग इलेक्शंस। इसका मतलब यह है कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा के चुनाव 15 फरवरी को शुरू हुए और 15 मार्च को खत्म होने हैं, एक महीने के अंदर, एक महीना ये चुनाव चलेंगे, तो 15 फरवरी को जो फर्स्ट फेज के चुनाव हुए उसका जब शाम को वो खत्म हुए तो जो न्यूज चैनल्स हैं वो उस पर्टिकुलर फेज, फर्स्ट फेज के एग्जिट पोल्स को नहीं दिखा सकते हैं। वो एग्जिट पोल्स चाहे फर्स्ट फेज हो चाहे पूरे इलेक्शंस का हो, पूरे के पूरे इलेक्शंस खत्म होने के बाद यानी 15 मार्च के बाद ही वो ये एग्जिट पोल्स को जो है दिखा सकते हैं। वोटिंग के बाद ही वो एग्जिट पोल्स को सबके सामने रख सकते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शंस एग्जिट पोल्स जो हैं वो नहीं निकाले जा सकते। क्यों? क्योंकि इससे वोटर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और फिर वो इन्फ्लुएंस होकर एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को या स्पेसिफिक कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। इसीलिए एग्जिट पोल्स के ऊपर पूरे तरीके से बैन लगा दिया गया ड्यूरिंग द इलेक्शंस। नेक्स्ट है ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज। आप ऑनलाइन भी अपना इलेक्टोरल रोल चेक कर सकते हैं या फिर आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है लिंकिंग ऑफ आधार विद वोटर आईडी। कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी या मल्टीपल आदमी एक ही वोटर कार्ड के ऊपर जो है वो कर सके, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके या वोट डाल सके, या फिर एक आदमी जो है मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड्स लेकर वोटिंग कर सके। इस तरह की धांधली को रोकने के लिए आधार कार्ड को इनसे वोटर आईडी कार्ड से ज्वाइन किया गया। इससे बेनिफिट यह है क्योंकि आधार कार्ड आपके बायोमेट्रिक्स से, आपकी उंगलियों के निशान, आपके रेटिना के स्कैन के साथ अटैच्ड है, तो आधार कार्ड का डुप्लीकेशन इम्पॉसिबल है। तो अगर आधार कार्ड का डुप्लीकेशन नहीं हो सकता और अगर वोटर आईडी कार्ड उससे कनेक्टेड होगा तो वोटर आईडी कार्ड भी बिल्कुल यूनिक हो जाएगा। तो ये भी एक फंडामेंटल रिफॉर्म जो है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये थे इलेक्शंस जो हमारे देश में कंडक्ट किए जाते हैं। अगला टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमारे देश में इलेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जैसे लोकसभा है हमारे देश में, लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं। तो इसका मतलब आपने पूरे हिंदुस्तान को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उस हिसाब से आपकी वोटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। एक पार्ट के अंदर एक व्यक्ति जो है वो चुनकर आता है और लोकसभा के अंदर वो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज बहुत लॉजिकल है, वो लॉजिकल ये है कि जो बाउंड्रीज डिसाइड की गई हैं
ये जो बाउंड्रीज आपने हिंदुस्तान के अंदर बनाई है कि यहां से एक लोकसभा का मेंबर आएगा, यहां से एक लोकसभा का आएगा, यहां से एक लोकसभा का आएगा, इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एरिया के अंदर तो 20 लाख लोगों के ऊपर एक लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव है और किसी एरिया के अंदर 2 लाख लोगों के ऊपर वो लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव है। ये सिस्टम तो पूरे तरीके से गलत हो जाएगा। 2 लाख लोगों पे अगर आप लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव करते हो तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे वो लोग। वहीं 20 लाख लोगों पर एक बंदा है, एक लोकसभा के अंदर आपका एमपी है, तो उनकी पावर्स कम हो जाएंगी। तो इसलिए डीलिमिटेशन का प्रोसेस ये कहता है कि समय समय पर पॉपुलेशन के आधार पर भारत में जो इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया जो है, उनकी बाउंड्रीज जो है वो इस तरीके से निर्धारित होनी चाहिए कि 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिमिलर नंबर ऑफ पीपल ही होने चाहिए। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग हैं तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप उठाएंगे उसमें भी 9 से 11 लाख के बीच में ही होने चाहिए ताकि पॉपुलेशन सेम रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है डीलिमिटेशन। इससे क्या हुआ, इससे हमारे देश की बाउंड्रीज जो है, इलेक्शंस की बाउंड्रीज 1950 के बाद से लगातार चेंज होने लगी और जिस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा थी वहां पर नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स बढ़ने लगी, वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स बढ़ने लगी। तो ये है डिलिमिटेशन का प्रोसेस, ये है उसका कॉन्सेप्ट। तो ये क्या इंश्योर करता है, इट एम्ड एट इंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो सेम रहना चाहिए। तो ये कौन कंडक्ट करता है, इट इज कंडक्टेड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन बनाते हैं समय समय पर, और वो जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो हिंदुस्तान की इलेक्शंस के लिए बाउंड्रीज को चेंज करता रहता है ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिमिलर नंबर ऑफ, मतलब लगभग सेम नंबर ऑफ लोग जो है, सेम नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो रहते हैं। आर्टिकल 81 क्या डिफाइन करता है, डिफाइंस द कॉम्पोजिशन of the Lok Sabha and the allocation of seats. Article 82 डिफाइन करता है प्रोवाइड फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर ईच सेंसस। हमारे देश में हर 10 साल में सेंसस होता है। 1951 में हुआ, 51 में हुआ, 61, 71, 81, 91, 2001, 11, इन सब में हुआ। 2021 का जो सेंसस है वो डिले हो गया था कोरोना की वजह से और बाद में कुछ और कारणों की वजह से वो डिले हुआ, लेकिन अदरवाइज हमारे देश में हर बार सेंसस जो है वो इस समय पर कंडक्ट किया जाता है। तो आर्टिकल 82 क्या कहता है कि जब भी सेंसस कंडक्ट हो उसके इमीडिएटली बाद आप डिलिमिटेशन कमीशन बनाइए और आप जो है अपनी बाउंड्रीज को चेंज कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखी, हम लोगों ने 1970s के स्टार्टिंग में, 1960s के लास्ट में हम लोगों ने एक ट्रेंड देखने को मिला हमारे को। वो ये था कि हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये नेगेटिव है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये गलत है। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना चाहिए। और दूसरी चीज हम लोगों को ये देखने में मिली कि जो साउथ इंडिया की स्टेट्स हैं वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन मेजर्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर स्टेट्स जैसे बिहार और यूपी है, उनकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से स्वेल हो रही है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और जिस वजह से लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीटें हैं वो भी बढ़ रही है। यूपी और बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो ताकतवर हो रही है सेंटर के अंदर, क्योंकि उनकी लोकसभा की सीटें बढ़ रही। इससे जो है एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। साउथ इंडिया की स्टेट्स जो अच्छा काम कर रही हैं, जो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रही हैं, वो पॉलिटिकली हिंदुस्तान में कमजोर होती जा रही हैं। और नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स जैसे यूपी और बिहार जो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और जहां पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो पॉलिटिकली ताकतवर होते जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी गलत बात है। जो आदमी गलत काम कर रहा है आप उसको सब्सिडी दे रहे हो, और जो आदमी सही काम कर रहा है आप उसके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। तो इसीलिए हमारे देश में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संशोधन आया, जिसने क्या कहा, जिसने कहा कि 1971 का जो सेंसस हुआ था ना, उसके बेसिस पर जो सीटें निर्धारित की थी, जैसे कि मान लीजिए यूपी के अंदर
लोकसभा की 80 सीटें निर्धारित हुई, हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें निर्धारित हुई। तो उसने ये किसके बेसिस पर हुई? ये 1971 के सेंसस के बेसिस पर हुई। तो उसने कहा कि अब यूपी में 80 ही रहेंगी, चाहे पॉपुलेशन जितनी मर्जी होती चली जाए, चाहे यूपी की पॉपुलेशन डबल ट्रिपल हो जाए, लेकिन यूपी में लोकसभा की सीटें 80 रहेंगी, हरियाणा के अंदर ये 10 ही रहेंगी। ये किसके आधार पर था? ये 1971 के सेंसस के आधार पर। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है किसी स्टेट के अंदर, जो स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उनका नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। किसके आधार पर है वो? 1971 के आधार पर। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखने के 42nd अमेंडमेंट ने ये बात कही। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद अगला जो अमेंडमेंट आया हमारे यहां वो आया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। ये भी बहुत जरूरी है। इस अमेंडमेंट ने कहा कि भाई जो 1971 में आपने डिसाइड किया था कि यूपी के अंदर 80 रहेंगी तो वो 80 रहेंगी, हरियाणा के अंदर जो 10 हैं तो वो 10 ही रहेंगी। और ये कब तक रहेंगी? ये रहेंगी 2026 तक। कब तक रहेंगी? 2026 तक। लेकिन यूपी के अंदर जो बाउंड्रीज है उनको चेंज किया जा सकता है। यूपी के अंदर अगर किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसकी बाउंड्री को चेंज करो। सीटों को 80 ही रहने दो, लेकिन 80 सीटों को विद इन स्टेट जो है आप कम या ज्यादा कर सकते हो। ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है ये किया गया किसके आधार पर? 1991 के बेसिस पर। तो समझिए 84th अमेंडमेंट क्या कह रहा है? 84th अमेंडमेंट कह रहा है कि 1971 के बेसिस पर, सेंसस के बेसिस पर आपने ये कहा था कि यूपी में 80 सीटें होनी चाहिए, 80 ही रखो, 2026 तक 80 रखो। लेकिन विद इन यूपी जो है 1991 के सेंसस के आधार पर विद इन यूपी आप उन 80 स्टेट्स की बाउंड्रीज को इस तरीके से चेंज करो जैसा संविधान में लिखा है कि पॉपुलेशन लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की लगभग सेम रहे। तो डिलिमिटेशन विद इन द स्टेट इज अलाउड, डिलिमिटेशन अक्रॉस इंडिया इज फ्रोजन बाय 84th अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 के अंदर। उसने फिर वही बात कही, उसने कहा सीटें वही 1971 वाली, और कब तक? 2026 तक। लेकिन ये जो आपने 1991 के बेसिस पर इंटरनल डिलिमिटेशन किया था, अब यही डिलिमिटेशन 2001 के सेंसस के बेसिस पर कर दो, और ये कब तक? 2026 तक। तो 87th अमेंडमेंट क्या कहता है कि सीटें वही जो 1971 पे थी, लेकिन जो 84th अमेंडमेंट में आपने 1991 के सेंसस के ऊपर इंटरनल डिलिमिटेशन का प्रोसेस अलाउ किया था, वही प्रोसेस आप दोबारा करो 2001 के सेंसस के आधार पर। तो दैट इज हाउ इट इज डन। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसने फिर से बाउंड्रीज को चेंज किया, विद इन द स्टेट्स बाउंड्रीज को चेंज किया गया। तो डिलिमिटेशन कमीशन की अगर हम बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड होता है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो इसको हेड करते हैं। ये ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीड्रॉइंग पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको भी चेंज करता है वो, और पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको भी चेंज करता है। हमारे देश में डिलिमिटेशन कमीशन 1952 में बना, 63 में बना, 73 में बना और 2002 में बना। 2002 में जो डिलिमिटेशन था इट वाज हेडेड बाय श्री कुलदीप सिंह, जस्टिस कुलदीप सिंह, मतलब रिटायर्ड जस्टिस कुलदीप सिंह, ऐसा था। तो ये था प्रोसेस हमारे देश में डिलिमिटेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नेक्स्ट आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। हमारे देश में एक और प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ का। किसी जमाने में ऐसा हुआ करता था हमारे देश में, जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना और इलेक्शंस होने लगे, तो क्या होने लगा कि जो बंदा जीत कर जाता था, सत्ता में बैठता था, एमपी या एमएलए बनता था, जैसे ही वो रूलिंग पार्टी की तरफ से एमपी एमएलए बनता था तो विरोधी उसको तोड़ने में लग जाते थे, और कई बार वो बंदा पार्टी चेंज कर लेता था। उसके पार्टी चेंज करने की वजह से कई बार सरकारें नहीं बन पाती थी। सरकारें क्या, कई बार बनी बनाई सरकारें गिर जाती थी।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर सरकार जो है वो सत्ता में काबिज होना चाहती है, लेकिन उसके कुछ मेंबर्स को ऑपोजिशन पार्टी ने अपनी तरफ मिला लिया और सरकार बनने से पहले ही गिर गई, या सरकार बनी तो कुछ लोगों ने मिलकर उस सरकार को गिरा दिया, उन्होंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। दूसरी पार्टी ने उनको पैसा दिया, दूसरी पार्टी ने उनको मिनिस्ट्री की पोस्ट दी। कई मामलों में तो यह भी देखा गया कि चीफ मिनिस्टर का भी पोस्ट ऑफर कर दिया कि जी आप इस पर्टिकुलर पार्टी से हो, ये पार्टी तो आपको मिनिस्टर नहीं बना रही, हम तो आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अपनी पार्टी को छोड़ दो। इस तरीके से भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते हमारे देश में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया अंडर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। राजीव गांधी के टाइम पे ये आया था। उससे पहले हरियाणा की एक स्टेट के अंदर एक पंगा हुआ था। एक एमएलए ने एक हफ्ते में 5 बार पार्टी चेंज करी। उसका नाम था गयालाल, और ये कहावत बड़ी मशहूर हुई, आया राम गया राम। पता ही नहीं है कि वो कब किस पार्टी में आ रहा है, किस पार्टी में जा रहा है। तो उनकी वजह से हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म आया, वो था एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ताकि आप डिफेक्ट ना कर सको। तो ये क्या कहता है, ये डिस्क्वालीफाई कर देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को। मतलब एमएलए और एमपी को डिस्क्वालीफाई कर देगा कब, अगर वो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है, या फिर वो अपनी पार्टी के डायरेक्टिव्स के अगेंस्ट जाकर सदन में वोट करता है, हाउस के अंदर वोट करता है, या वोट नहीं करता है अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति, कोई इंडिपेंडेंट एमपी या एमएलए जब अपने इलेक्शन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसकी भी एमपी और एमएलए की सीट खाली कर दी जाती है, उसे भी रिजाइन करना पड़ता है। या फिर कोई एक नॉमिनेटेड मेंबर है, वो 6 महीने से पहले सदन में जाने के 6 महीने से पहले अगर वो 6 महीने के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर 6 महीने के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो फिर वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो भी एमपी एमएलए नहीं रहेगा। तो ये सारे प्रोविजंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर जो है वो किसी और पार्टी के अंदर मर्ज हो जाते हैं, तो ऐसे में ना तो उन 2/3 पे और ना ही बचे हुए 1/3 पे किसी प्रकार का डिफेक्शन लगेगा। अगर एक पार्टी स्प्लिट हो जाती है तो ऐसे में डिफेक्शन नहीं लगेगा। दूसरा, स्पीकर और चेयरमैन जो है वो हाउस की प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं। तो ऐसे में जो स्पीकर होता है या जो चेयरमैन होता है, वो अगर अपनी पार्टी छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, ताकि वो अपनी पोजीशन पर इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो इस वजह से स्पीकर और चेयरमैन जो है इस दायरे के बाहर रहते हैं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग सकता। अगली बात यह है कि अगर किसी पे डिफेक्शन लगना है तो ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन लेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यानी लोकसभा के अगर किसी मेंबर को हटाना है, डिस्क्वालीफाई करना है, उसकी अपील देनी है कि इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाए, इसने पार्टी के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक किया है, पार्टी के विप के हिसाब से नहीं चला है, या दूसरी पार्टी ज्वाइन करी है, तो आपने किसको लिखना है, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लिखेंगे। तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या ये एमपी जो है लोकसभा का डिस्क्वालीफाई है या नहीं। राज्यसभा के केस के अंदर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड करेगा कि क्या ये एमपी जो है वो डिस्क्वालीफाई है या नहीं। लेकिन पुराने टाइम में नहीं था, लेकिन अब ऐसा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन है उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इस पर्टिकुलर केस में आया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने ये कहा था कि हमारे देश में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका नंबर टोटल हाउस के नंबर के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। कितना? 15% से ज्यादा जो मिनिस्टर्स हैं वो नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देकर समझते हैं इसको। जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अंदर कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, एमएलए कितने हैं? 90। तो 90 का 15% हो गया 13.5।
तो यानी हरियाणा में 13 से ज्यादा लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 543 लोकसभा सीट्स है, 543 का 15% लगभग 81, तो 81 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। ये है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इन एंटी डिफेक्शन के इस प्रोसेस से या 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है हमारी कंट्री के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ गई, वो इंक्रीज हो गई, जिसका हमें बहुत बेनिफिट मिला। इससे हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ी और फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के ऊपर जो पैसा खर्च होता था, पब्लिक मनी जो खर्च होती थी, वो काफी हद तक सेव होने लगी। सो दिस इज द बेनिफिट दैट वी हैव अचीव्ड थ्रू दीज प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन का प्रोसेस जो है जब से आया है हमारे देश में, तब से हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ गई है और इलेक्शंस जो हैं अब उतने फ्रीक्वेंट नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे। तो ये है आज का हमारा लेक्चर इलेक्शंस के ऊपर, डिलिमिटेशन के ऊपर और एंटी डिफेक्शन के ऊपर। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।